everyone, I'm Jashri and welcome to my channel. Hope you all guys well. हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने बात किया स्कॉलियोसिस के बारे में कि स्कॉलियोसिस होता क्या है और टाइप्स ऑफ स्कॉलियोसिस लाइक स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस और नॉन स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कॉलियोसिस के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, स्कॉलियोसिस के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कॉलियोसिस क्या हो सकता है। ठीक है, अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा ये वीडियो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉजेज़ ऑफ स्कॉलियोसिस क्या है। अब तक हमने टाइप्स देखे, अब हम देखते हैं कि कॉजेज़ ऑफ स्कॉलियोसिस क्या है। तो मेन जो कॉजेज़ होते हैं स्कॉलियोसिस के वो होता है मॉर्फन सिंड्रोम। मॉर्फन सिंड्रोम क्या होता है, ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है या फिर बाय बर्थ जो प्रेजेंट कंजेनाइटल कंडीशन है। इसमें क्या होता है, जो ये हमारी जो इनहेरिटेड कंडीशन है ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से जो हमारे स्पाइन के जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बैक के, उसकी वो अफेक्ट होते हैं और उसकी वजह से फॉल्टी कर्वेचर डेवलप होता है। उसके बाद आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये क्या होता है, ये हमारी ऑटो इम्यून कंडीशन है, जिस ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसमें बॉडी खुद की बॉडी के खिलाफ ही एंटीजन फॉर्मेशन करती है। ठीक है, उसकी वजह से स्कॉलियोसिस होने के चांसेस होते हैं। एक होता है हमारा स्टिल्स डिजीज़। स्टिल्स डिजीज़ में क्या होता है, ये एक रेयर टाइप की इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस कंडीशन है जो कि हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। उसके बाद होता है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज़ ऑल्सो अ इनहेरिटेड कंडीशन, मतलब कंजेनाइटल होगी, बाय बर्थ होगी। इसमें क्या होता है, हमारी जो बोन्स होती हैं वो फ्रेजाइल हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो इजीली ब्रेक हो जाती हैं और एक फॉल्टी कर्वेचर डेवलप होता है जिसको हम स्कॉलियोसिस बोलते हैं। और उसके बाद क्या आता है, स्पाइनल ट्यूमर्स इज बोथ, मतलब ट्यूमर्स कोई से भी टाइप के हो सकते हैं। इट इज़ मे बी बिनाइन और इट मे बी मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसकी वजह से भी स्कॉलियोसिस डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये जो सारे हैं ये हमारे कॉजेज ऑफ स्कॉलियोसिस हैं। अब हम देखते हैं कि सिम्टम्स ऑफ स्कॉलियोसिस क्या हो सकते हैं या साइंस ऑफ स्कॉलियोसिस क्या हो सकते हैं, कि जैसे हम किसी पेशेंट को कैसे देखेंगे कि उसको स्कॉलियोसिस है या नहीं है। तो एक तो फर्स्ट साइन होगा उसका अनइवन शोल्डर। जैसे आपको इस फोटो में दिख रहा होगा कि अगर हम एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो उसका एक शोल्डर नीचे की तरफ होगा और एक शोल्डर ऊपर की तरफ होगा, मतलब उसके जो शोल्डर होंगे वो अनइवन होंगे। ठीक है, उसके बाद कर्व्स इन स्पाइन। ऑब्वियसली स्पाइन में कर्व्स तो फॉर्मेशन होंगे, जैसे अगर नॉर्मल पर्सन की स्पाइन होती तो वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, बट इसमें क्या हो रहा है, ये आपको एक कर्व दिख रहा है तो एक कर्व फॉर्मेशन होगा इसमें। उसके बाद अनइवन हिप्स। अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तो एक हिप ऊपर है और एक हिप नीचे, तो इससे अभी आप आसानी से पहचान लोगे कि पर्सन स्कॉलियोटिक है या नहीं है। तो दीज आर द साइंस ऑफ स्कॉलियोसिस, अनइवन शोल्डर, कर्व्स इन स्पाइन और अनइवन हिप्स। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन को स्कॉलियोसिस है तो उसके अंदर क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट उसको देखने को मिलेंगे या क्या क्या होगा उसमें। सबसे पहले लो बैक पेन आएगा और उसके बाद हेडेक, नेक पेन, प्रीमेच्योर डिस्क एंड जॉइंट डीजनरेशन होगा उस पेशेंट के अंदर, क्योंकि उसमें स्कॉलियोटिक जो हमारी वर्टिब्रास है उसका जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं हो रहा। इसकी वजह से जॉइंट डीजनरेशन के चांसेस हो जाएंगे। उसके बाद डिक्रीज पल्मोनरी फंक्शन। ये सारे फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे एक स्कॉलियोटिक पर्सन के अंदर। उसके बाद हम पेशेंट को कैसे असेस करेंगे कि पेशेंट स्कॉलियोटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे प्लम लाइन। प्लम लाइन क्या होती है कि जैसे ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट लाइन ड्रॉवन फ्रॉम ऑक्सीपुट शुड नॉर्मली अलाइन विथ ग्लूटियल क्लेफ्ट। मीन्स अगर हमने पेशेंट के ऑक्सीपुट से उस एक लाइन ड्रॉ करी तो वो लाइन उसके ग्लूटियल क्लेफ्ट पे अगर आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, प्लम लाइन। अगर वो उसके ग्लूटियल क्लेफ्ट में आ रही है मीन्स उसमें कोई डिफॉर्मिटी प्रेजेंट नहीं है। बट अगर वो लाइन उसके ग्लूटियल क्लेफ्ट में नहीं आ रही है, जैसे इस कंडीशन में कि उसके ग्लूटियल क्लेफ्ट में वो लाइन नहीं आ रही है, सी यहाँ पर आनी चाहिए वो ग्लूटियल क्लेफ्ट में, बट वो राइट साइडेड जा रही है, तो ये पर्सन क्या है, राइट साइडेड स्कॉलियोटिक है। ठीक है, तो ऐसे हम पहचान लेंगे।
उसके बाद स्कॉलियोमेट्री टेस्ट होता है, उससे भी हम इसको देखते हैं कि पर्सन स्कॉलियोटिक है या नहीं है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एडम्स फॉरवर्ड बेंड टेस्ट होता है। इसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप आगे की तरफ बेंड हो, बेंड फॉरवर्ड विथ फीट टुगेदर एंड 90 डिग्री एट द wrist. The examiner can easily view the angle and asymmetry of the trunk और any abnormal कर्वेचर अगर उसमें बन रहा है तो वो पहचान लेगा एग्जामिनर। देखो जैसे अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, अगर वो आगे की तरफ बैंड होता है तो उसके अंदर कोई कर्व का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जैसे कि इस फोटो में आपको दिख रहा है। बट अगर कोई स्कॉलियोटिक पर्सन है और वो आगे की तरफ बैंड हो रहा है तो उसके अंदर एक कर्व फॉर्मेशन हो रहा है। उसके शोल्डर के लेंथ से भी आप पहचान सकते हो कि जैसे एक शोल्डर ऊपर है, एक शोल्डर नीचे है, तो आप आसानी से पहचान लोगे कि पर्सन स्कॉलियोटिक है या नहीं है एडम्स फॉरवर्ड बेंड टेस्ट से। उसके बाद अदर रेडियोलॉजिकल स्टडीज़ कौन सी होती है, एक्सरेज ऑफ स्पाइन, MRI, CT स्कैन से भी आप पहचान सकते हो कि दैट पर्सन इज स्कॉलियोटिक और नॉट। उसके बाद अगर एक बार हमको डायग्नोस हो गया कि पर्सन इज स्कॉलियोटिक, तो हम क्या करेंगे उसका कर्व ठीक करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, हिप्स एंड रिसर टर्न बक्कल कास्ट यूज़ कर सकते हैं, मिलवाऊ की ब्रेस यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ फोटो ऑफ मिलवाऊ की ब्रेस। इसमें पेशेंट को ये मिलवाऊ की ब्रेस टाइप का, ऐसे ब्रेस टाइप का स्ट्रक्चर हम कैरी करवाते हैं, जिससे क्या होगा कि वो लॉन्ग टाइम तक अगर पेशेंट का ये सीधा रहेगा, मतलब स्पाइन कर्वेचर, तो इट मे बी चांसेस कि उसका अगर टेम्परेरी कर्व है तो वो ठीक हो जाए। उसके बाद थोरैको लंबर सेक्रल ऑर्थोसिस हम यूज़ करेंगे, स्ट्रेचिंग ऑफ बैक मसल्स, और अगर वो कर्व 40 डिग्री से ज़्यादा है तो हम उस केस में सर्जरी करेंगे। सर्जरी हम किस किस केस में करेंगे, मेनली अगर कर्व हमारा जो हमारा स्कॉलियोटिक कर्व है अगर वो 40 डिग्री से ज़्यादा है तब हम उस केस में सर्जरी रिकमेंड करेंगे। प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्कॉलियोसिस, अगर धीरे धीरे स्कॉलियोसिस बढ़ता ही जा रहा है तब हम उस केस में सर्जरी रिकमेंड करेंगे। और फेलियर टू कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, अगर ये सारे ट्रीटमेंट ऊपर वाले फेल हो जाते हैं तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, स्कॉलियोसिस और सर्जरी रिकमेंड करेंगे पेशेंट को। ये सारा स्कॉलियोटिक के बारे में था, उसके टाइप्स, उसके कॉजेज़, उसके सिम्टम्स। अगर आपको इसके बाद अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट स्कॉलियोसिस। Thank you for watching. If you like my video, you can subscribe to my channel, and if you want the notes of scoliosis, you can check out my Instagram page. The link of Instagram page is in the description box below.